Recording. Okay, so today's session would be on fund accounting entries. Shankly, I believe I had sent one document to you with the proper accounting entries and all, right? So I believe we have gone through it already, and maybe okay. So we'll again discuss. Yeah, it is bit difficult to understand their entries. Why I'll discuss again that part as well, and even while discussing all these points, you will realize that why I had discussed everything in details in my first session. Like just हमने काफ़ी institutional investors या फिर उसका investment natures and all we had discussed a number of things in that session. Why that was important now we will get to know in this session. Okay, so we'll start with where is my pen? Shit. Okay, so now we know, guys, right? Golden rules of accounting. There are three golden rules of accounting: personal, real, and nominal. Right? So, personal, debit the receiver. Shit. What happened? It is the end. Okay. Debit the receiver and credit the person who is giving something to you. Shit. Okay. Giver. Real something debit what comes in. Credit something goes out. Nominal debit expenses. What is happening here? There's a board is something here. Debit expenses and losses even that we mentioned. Credit income gains, right? ओके सो इन बेसिक रूल्स में किसी को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि वो एंट्रीज जब मैं पिकअप करूंगा इसमें बिठाऊंगा सर आई नॉट डू एनीथिंग विद इट श्रीकांत या फिर शांकली इसमें कुछ नहीं है ना मतलब ये तो बेसिक हमें ट्वेल्थ स्टैंडर्ड या फिर बीकॉम या फिर एमबीए में भी सेम हुआ है चीज़ें ठीक है चलो ठीक है सो अभी नाउ आई पिक वन फर्स्ट एंट्री ऑफ योर फंड अकाउंटिंग सो विच स्टार्ट विथ जो कि अकाउंटिंग की जो लाइफ है ना फंड अकाउंटिंग की लाइफ एंट्रीज से स्टार्ट होती है एंट्रीज जो अकाउंटिंग एंट्रीज होते हैं कोई भी किसी भी अकाउंटिंग लाइफ साइकिल की जो पहली स्टेज होगी वो रिकॉर्डिंग है पहली स्टेज रिकॉर्डिंग दिक्कत क्या है बोर्ड के साथ समझ में नहीं आ रहा है मुझे आज मेरा ही वाई जस्ट टेस्टिंग माय क्वेश्चंस ये फर्स्ट स्टेज है रिकॉर्डिंग ओके एंड व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड हेज फंड और म्यूचुअल फंड द फर्स्ट एंट्री इज लाइक शेयर होल्डर सब्सक्रिप्शन ओके अभी जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं जब भी कहीं पे भी अकाउंटिंग करते हैं
वहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि पहले ये ढूंढना है कि हम किसके साइड की अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि मतलब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम एक्चुअली उस कंपनी की अकाउंटिंग करते रहते हैं, बट हमें डेबिट और क्रेडिट का जब भी रूल आता है तो हमें सोचते हैं कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट है, फिर भी यहाँ पे कुछ डेबिट जो मैं लगा रहा हूँ लॉजिक को बैठ क्यों नहीं रहा है। तब हम ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास नहीं, जिसकी तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस म्यूचुअल फंड या फिर हेज फंड की अकाउंटिंग कर रहे हो, उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या जा रहा है, उसमें क्या सब्सक्राइब हो रहा है, उसमें क्या पे हुआ है, उसमें एक्सपेंसेस क्या है, उसमें गेन क्या है, उसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड अगर पेड है तो कौन सी सिचुएशन बन रही है वहाँ पे, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो उसमें कौन सी सिचुएशन बन रही है, अगर कोई मैनेजमेंट फीस है दैट आई हैव पेड तो उसमें कौन सी सिचुएशन बन रही है। ये सब चीज़ें हमें रियलाइज करनी होती है। एंड हम जहाँ पे जिस कंपनी में जिस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट पे वेयर वी आर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल will have to think from that standpoint। तो अभी इस केस में हम जहाँ भी हेज फंड में रहेंगे, हेज फंड के अकाउंटिंग के एंट्रीज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पहली एंट्री होगी सब शेयर्स या फिर शेयर होल्डर्स का जो यूनिट के लिए सब्सक्रिप्शन होता है, राइट। जैसे कि हम इन्वेस्ट करते टाइम सब्सक्राइब ही करते हैं ना यूनिट्स। जब हम वहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे यूनिट प्राइस दिखती है, वहाँ जाके अपन बाय कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर हम सेल कर सकते हैं, यही होता है, राइट। तो यहाँ पे जो एंट्री जो उन्होंने बताई है ये है, जब शेयर सब्सक्रिप्शन की एंट्री होगी, डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, credit paid in surplus, subscription, sheet, subscription, and again credit capital shares। ये पहली एंट्री है। देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ। अगर आप एक म्यूचुअल फंड या फिर हेज फंड के बुक्स पे बैठे हो, अभी हेज फंड के बुक्स में आप एंट्री करोगे, ठीक है। अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पे होती है ये भी मैंने बताया था। जैसे कि हेज फंड है, हेज फंड के बुक्स में भी एंट्री होगी, मतलब यहाँ पे भी अकाउंटिंग होगी। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर HNI है, इनके बुक्स में भी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, राइट। ये जो हेज फंड का अकाउंट रहेगा ये मेन अकाउंट रहेगा, ये रहेगा सब लेजर रहेगा, ये मैंने कहा था फर्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप जहाँ जिस एंटिटी में बैठे हो, अगर ये हेज फंड है, ठीक है, तो हेज फंड का काम क्या है। अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है आपकी यूनिट, किसी स्कीम की यूनिट अगर सब्सक्राइब कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसमें। See the situations. Now you are going to credit that unit to the individual investors, right? And जो सब्सक्रिप्शन के बदले आपको जो आएगा वो पैसा आएगा, या फिर एक प्रपोजल भी आएगा उसका कि yes I am going to subscribe 1000 crores or 2000 crores unit in this particular scheme। ये प्रपोजल आपके पास आएगा, उसके बदले में you will have to transfer or credit units or number of shares in the account of that individual investors account। तो जो स्टॉक है वो क्या है, रियल है अकाउंट के हिसाब से। कैश क्या है, रियल है, राइट। अनम्यूट करिए, आप डिस्कस करते हैं चीजें, मतलब एक साइड वन साइड डिस्कशन रादर देन दैट, ठीक है। समझना भी जरूरी है, मुझे भी ये थोड़ा सा पहली एंट्री 2-4 एंट्री समझे तो बाकी ऑटोमेटिकली समझेंगे, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं। और ये प्रैक्टिकली देखो, देयर वुड बी ए सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, इतना सब चीज़ें आपको लिखने या करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है उसमें।
You can see like Geneva, Multiphone, Multi-Manager, MCS. You can see their accounting applications with the different companies having their different investment accounting platforms. So they have their own accounting systems, or they have many other applications. You can see. तो उसमें ये सब ऑलरेडी सिस्टम में होता है, बट आवर जॉब इज टू जस्ट एंश्योर द पर्टिकुलर एंट्री इज करेक्ट और नॉट. So we'll have a SOP with us. So we'll have to just reconcile or re-verify it if that the particular entry in this particular format or not. If it is not in that particular specific format, or अगर ऐसी पहली एंट्री है सब्सक्रिप्शन शेयर सब्सक्रिप्शन की, अगर ऐसी नहीं है तो उसमें ही हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है. ये प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है. ओके तो इसमें अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है तो पहला, जब इन्वेस्टर जब हमें सब्सक्रिप्शन दे रहा है, या फिर इन्वेस्टर जब कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्टर जब कोई परचेस करता है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, उसका प्रपोजल आ रहा है, या फिर डेबिट द रिसीवर हो रहा है यहाँ पे. जो कि अगर यहाँ पे जो हम रूल्स की बात करते हैं, रियल डेबिट द रिसीवर, या फिर जो नॉमिनल है अकाउंट, या फिर तुम्हारा पर्सनल है. देखो जो इन्वेस्टर है वो पर्सनल है. कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है, इसलिए वो डेबिट साइड जा रहा है. करेक्ट, क्योंकि डेबिट दी रिसीवर भी बोल रहा है वहां पे. ठीक है, बट ये यहां पे हमेशा ये होता है कि हमें देखना है कि सिचुएशन क्या बन रही है वहां पे. या फिर अगर हम ये बात करें कि रियल अकाउंट की, डेबिट वोट कम्स इन है, क्रेडिट वोट गोज आउट. यूनिट क्या होंगे हमारे, या फिर शेयर्स क्या होंगे यहां से. ये देखो यहां पे क्या, कैपिटल शेयर्स जाएंगे, पेड इन सरप्लस वहां पे जो हम पे करेंगे वो जाएगा. जो हम हमारे से जो भी जाएगा वो हम क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स, या फिर जो सब्सक्रिप्शन डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का जो है, यहाँ पे एंटिटी अगर कोई वहां पे ट्रांजेक्शन में है, या फिर डेबिट यूनिट्स भी हो सकते हैं कि जो हमसे जाएंगे. यानी कि म्यूचुअल फंड के यहाँ पे अकाउंट में जो जैसे कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो भी यूनिट्स उन्होंने बनाए हैं, वो यूनिट भी तो जा सकता है उसके बदले में. म्यूचुअल अल्टीमेटली उनके पास पैसा आएगा, यूनिट जाएंगे. मैंने पहले ही बोला कि आपको पहले ये करना है कि आप कहाँ पे एंट्रीज करोगे वो पहले देखना पड़ेगा. मतलब यानी कि वेयर यू आर वर्किंग, आर यू वर्किंग ऑन HNI's अकाउंट, और आर यू वर्किंग विद हेज फंड, प्रॉपर हेज फंड अकाउंट. ये प्रोसेसेस हो गए. प्रोसेसेस मतलब एक प्रोजेक्ट के अंडर आपको HNI अकाउंटिंग की भी प्रोसेस दिखेगी, आपको हेज फंड की भी प्रोसेस दिखेगी. मतलब हेज फंड यानी कि प्योरली यू आर गोइंग टू मेक एंट्रीज इन द हेज फंड बुक्स ऑफ अकाउंट. हाँ, मतलब जो LLP के नाम से रहेगा ना, जो कि LLP या फिर जनरल LLP और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, या फिर हेज फंड के नाम से जो निकलती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हेज फंड का नाम ले लो आप, जैसे कि डोमेस्टिक ऑफशोर LP है. डोमेस्टिक LP खुद एंटिटी है, क्योंकि पहले यूनिट, मैंने ये बोला था चीज़ यहाँ पर, मैं डेस्कटॉप मेरा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा सता रहा है क्यों फुल्ली लिख नहीं पा रहा हूँ मैं. I'll not extend this. What I'll do, now yes, okay. ये डोमेस्टिक LP है, उनका अकाउंट है. अगर उनके अकाउंट में जो भी आप लिखोगे, पहली एंट्री डोमेस्टिक अकाउंट के इसके हेज फंड में होनी चाहिए. दैट यू एग्री गाइस, राइट. अगर आप यहाँ पे सपोज कि एक हेज फंड के अंडर यहाँ पे अगर आप प्रोसेस में काम कर रहे हो, इसके यानी कि इसी के हेज फंड की अकाउंटिंग में काम कर रहे हो, HNI के नहीं. HNI के बुक्स भी हेज वो डिपेंड करता है. अगर HNI हेज फंड की बोलती कि डू वन थिंग, यू ऑल्सो प्रोवाइड अकाउंटिंग फॉर अस,
अगर वो बोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हेज फंड के अंडर। HNIs के अकाउंट दैट विल डील विद दिस HNIs अकाउंट एंड यू विल परफॉर्म अकाउंटिंग फॉर HNI इन्वेस्टर्स एज वेल। बट अगर सपोज यू ज्वाइन रिकंसिलिएशन प्रोसेस इन अ हेज फंड अकाउंटिंग प्रोजेक्ट, प्योर हेज फंड अकाउंटिंग प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होगा, आप HNI के अकाउंटिंग रहेगी, तो ये इनकी अकाउंटिंग और इनकी अकाउंट जो होती है, ये दोनों की अकाउंटिंग मिलकर ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। बट ये जो डोमेस्टिक एलपी का जो अकाउंट होगा मेन लेजर के तौर पे काम करेगा, मेन लेजर एंड इनका सब लेजर, क्योंकि यहां पे जो रिकॉर्डिंग होगा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जितने भी रहेंगे जो पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करे हैं, हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्कीम। ओके, सो डोमेस्टिक एलपी परफॉर्म or record all the accounting entries for all the investors in their books of account। मतलब उनके यहाँ पे जैसे कि ये इन्वेस्टर है, बी इन्वेस्टर है, सी इन्वेस्टर है, डी इन्वेस्टर है, इन सब के लिए वो रिकॉर्ड रखेगा, उनके एक्सपेंसेस, उनके इनकम्स, उनको जो 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 प्रोसेस किया है हर चीज, इनकम, एक्सपेंसेस, उनका इंटरेस्ट, डिविडेंड, जितना भी प्रोसेस करेगा डोमेस्टिक एलपी ये मेंटेन करेगा। बट जो अगर मैं अभी यहाँ पे समझो HNI इन्वेस्टर ये है, ए के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ए के बुक्स में सिर्फ ए के एक्सपेंसेस होंगे, बी के नहीं होंगे। अगर आप रिकंसिलिएशन करो तो आप क्या करोगे, इस डोमेस्टिक एलपी का अकाउंट ओपन करोगे डेफिनेटली एंड यू विल चेक इट, द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड अदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑफ दिस ये HNI इन्वेस्टर ओनली, एंड ये सब मैच होना चाहिए ए के लिए, ए के बुक्स में ओनली। अगर यहाँ पे 100 रुपए है तो यहाँ पे 100 रुपए है, तो ये ऐसे काम करता है। तो या प्लीज, ओह इज दैट, okay, let's assume domestic LP, they will have their main ledger, okay, and this HNI will have their sub ledger, okay. But when you work under this or for this LP or domestic LP, and suppose now you are purely working on the domestic LP's financial data and their accounts, their books of accounts like profit and loss account and their ledger and subscriptions and redemptions and other part, right? सो जब भी एलपी एंट्री, अभी देखो एलपी के लिए फॉर वन हेज फंड यू कैन सी देयर वुड बी a number of investors who will invest in that hedge fund. For example, A, B, C, D, suppose these are like, you know, hedge fund investors or institutional investors, so they will invest in a domestic LP. But whenever you will maintain the accounting records for this domestic LP, you will have to maintain the records for A, B, C, D और XYZ जितने भी रहेंगे उनके लिए। सो उनके लिए क्या रिकॉर्ड करोगे, इनकम, एक्सपेंसेस, डिविडेंड जो मिलेगा, इंटरेस्ट, उनका जो सब्सक्रिप्शन, विथड्रॉल, रिडम्पशन,
So we'll maintain all the records, right, for all the investors. बट अगर हम ये सोचे कि अगर हम समझो कि एच एन आई की यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, एच एन आई है, एच एन आई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वी आर वर्किंग for HNI investor, and now we are taking care of HNI investors accounting books and we are working on their main ledger and sub ledger part. तो ये भी तो हो सकता है, बट जब आप HNI के लिए अकाउंटिंग करोगे, आप सिर्फ डोमेस्टिक एलपी के साथ जितना आपका व्यवहार है उतना ही आप यू कैन मेंशन इट. सॉरी, करेक्ट. तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ एचएनआई के लिए काम कर रहे हैं तो डोमेस्टिक के साथ जितना भी आपका बिजनेस रहेगा, जितने एक्सपेंसेस रहेंगे, जितने इनकम इंटरेस्ट रहेंगे, वो आप आपके अकाउंट में it will how to record it. बट अगर आप डोमेस्टिक एलपी के अकाउंट में काम कर रहे हो, कहाँ पे देखो आप अभी कहाँ पे प्लेस होगे ये मैं आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, इसलिए मैं दोनों साइड आपको बता देता हूँ हमेशा. आप क्योंकि एक हेज फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल के अंदर, यू कैन सी अ नंबर ऑफ प्लेयर्स वुड बी इन्वॉल्व इन दैट इकोसिस्टम, इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम. So the point is where you are working. Are you working with custodian? Are you working with broker firm? Are you working with any registrar? Are you working with any research firm? Are you working with any rating firm? Are you working with any hedge fund and mutual fund houses? Or are you working with any uh, limited liability partnership account or only the accounting and administration entity? ये बहुत सारे ऐसे एंटिटीज होते हैं. हम कहाँ पे काम कर रहे हैं वो मैटर करता है. लेट्स से कि अगर एक बीएनवाई है, बीएनवाई कस्टोडियन भी है, बीएनवाई म्यूचुअल फंड, हेज फंड की अकाउंटिंग खुद के लिए भी करता है, क्लाइंट के लिए भी करता है. अगर वो क्लाइंट के लिए करेगा तो एक अकाउंटिंग सर्विस है, मतलब एक खुद के लिए भी अकाउंटिंग करेगा ना, तो खुद के एक्सपेंसेस, खुद के इन्वेस्टमेंट, खुद की सब चीजें रिकॉर्ड करेगा. अगर हम क्लाइंट के लिए, फॉर एग्जांपल बीएनवाई में आप काम कर रहे हो और आप डोमेस्टिक एलपी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, तो जब भी आप ये सोचोगे तो आपको डोमेस्टिक एलपी के अकाउंट में या फिर जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके एक्सपेंसेस, इनकम जितने भी है उतने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. बट यू कैन नॉट थिंक लाइक यू आर वर्किंग विद बीएनवाई, सो विल हैव टू track all the BNY's own expenses or their investment and other things in the books of domestic LP's account. So we cannot do that. ठीक है, तो ये मैटर करता है कि हम कहीं पे जहां पर भी काम करें, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई and maintain all the records in that. So that is the key to understand this entire accounting entries. ये बहुत जरूरी है. हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप जहां पे भी जाओ, जहां पे भी काम करो, कहीं पे भी, wherever you work, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही गए तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना कि इज इट अ फंड मैनेजर और इज इट जस्ट, मैं किस कंपनी, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा. So when I was working with that company, that entity was only providing the accounting and reporting services to their different fund managers and mutual fund houses. ठीक है, तो मैं उसके लिए काम कर रहा था, तो वो जो उनका सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था वो. ठीक है, बट हम जब भी सोचते थे तो हम उस एंटिटी का नहीं, हम ये सोचते थे कि मैं जिस फंड के ऊपर काम कर रहा हूँ तो उस फंड में वो फंड की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो ये मैं ये प्रेडिक्ट करता था या फिर मैं ये सोचता था कि यस, सो आई एम वर्किंग विद दिस एलपी, डोमेस्टिक एलपी. तो मुझे तब इजी जाता था कि यस, अभी मैं डोमेस्टिक एलपी के हिसाब से सोचूंगा कि ये डोमेस्टिक एलपी में जो भी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम आ रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, विथड्रॉल हो रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं एंट्रीज देखूंगा. तो ये मैं सोचता था. तो अकाउंटिंग का सबसे पहला रूल यही है कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ ये सोचना है कि आप किसके बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में काम कर रहे हो. बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम यहाँ पे फंस जाते हैं कि वी आर वर्किंग फॉर लाइक TCS और वी आर वर्किंग फॉर इन्फोसिस, तो हमें सोचते कि मैं इन्फोसिस के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर मैं इन्फोसिस की तरह ही सोचूंगा. तो ये, बट उसमें वो नहीं, इन्फोसिस एंड TCS आर जस्ट they have developed or might be they have provided this accounting system platform to their client, right? But अगर हम client को सिर्फ accounting का platform दिए and now suppose now we are working with this FIS, sorry, Infosys or any other firm, and now they have acquired domestic LP client and now they have committed like they will help you to provide this
बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सोल्यूशन टू दैट। तो अब अगर वहाँ पे अगर हम लोग हायर हुए हैं या फिर काम करने वाले हैं, तो विल हैव टू थिंक फ्रॉम दिस डोमेस्टिक एलपीज साइड, और उसके साइड से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कतें मतलब ज़्यादा आती है। तो अगर हम एंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, सो विल जस्ट टेक एंट्रीज। यहाँ पे एंट्रीज है मेरी, यहाँ पे एंट्री है शेयर होल्डर सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, पेड इन सरप्लस सब्सक्रिप्शन एंड कैपिटल शेयर्स। दूसरी एंट्री है कि पेड इन सरप्लस रिडम्पशन, ट्रेजरी शेयर्स एंड रिडम्पशन पेएबल। ठीक है, तो हम पहले यही समझते हैं, दिक्कत समझने की है, जब तक नहीं समझेगा तब तक आगे की एक भी एंट्री नहीं समझेगी। ठीक है, जब भी सब्सक्रिप्शन होने के बाद एक्टिविटी क्या होती है जनरली, इन जनरल आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट हैपन इफ यू सब्सक्राइब इट। अगर आप खुद का अकाउंटिंग करोगे तो कैसे करोगे? व्हेन यू सब्सक्राइब समथिंग, so in a accounting term, so how can you record it? How can you make the accounting entries? So what would be the accounting entry? Okay, so your cash is your real, right? Oh, okay, cash goes out, and units is again you can consider that is also real, right? अगर यहाँ पे मोटा मोटा अगर बात करें तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी मतलब कोई चीज़ खरीदते हो, व्हेन यू परचेस समथिंग, राइट, सो दैट पर्टिकुलर थिंग्स परचेस अकाउंट शुड बी डेबिट, right, and your cash account or cash should be credited because that cash goes out from your account and now the particular thing that you have received, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, आपने कुछ सब्सक्राइब किया था, क्या किया था? यूनिट हो सकता है। ये जो हम एसओपी बनाते हैं ना, ये जेनेरिक वैसे बनाते हैं क्योंकि क्या सिचुएशन है, बट ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड ओपन करना पड़ेगा। ये डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या था? यूनिट था, या फिर हमने बोला था कि परचेस था। नॉर्मल एंट्री में क्या होता है? नॉर्मल एंट्री परचेस होता है। परचेस में क्या सिचुएशन होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। अगर आपने एसेट कोई खरीदी है, इफ यू परचेस एसेट ऑन कैश, so asset that, or suppose machinery if you purchase on cash, so what would be the accounting entry? Accounting entry would be machinery, uh, so यहाँ पे इस केस में ना, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स है ना, यानी कि आप जो सब्सक्राइब किया था वो रिसीव हुआ है। पहले क्या करते हो, जब भी प्रपोजल देते हो आप सिर्फ ये मैं इतने यूनिट्स खरीद रहा हूँ या फिर मैं इतने यूनिट्स लेने वाला हूँ, जब ये कोटेशन जाता है हेज फंड हाउसेस के पास, तो उनको क्या करना पड़ता है? या फिर ये अकाउंटिंग हो सकता है कि मैं किसी एचएनआई के अकाउंट में कर रहा हूँ, तो एचएनआई को जब ये एचएनआई को मिलेगा, जब उसने सब्सक्राइब किया था, तो अभी ये सब्सक्राइब जो किया था यूनिट्स वो अभी मिल रहा है उसको, इसलिए वो लिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या फिर उसको मिलने वाला ये भी हो सकता है। रिसीवेबल का मतलब क्या है? सो आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड माई सब्सक्रिप्शन, आई हैव सब्सक्राइब्ड 100 units of a hedge fund or mutual fund, right? So that is what I am entitled to received it, so that is what I am putting that entry as a receivable, right? तो इसमें फिर ये पेड इन सरप्लस का मतलब क्या है? ये सब्सक्राइब करने के लिए आई हैव पेड समथिंग, राइट। अभी ये शेयर्स का पार्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैसा लिंक्ड है, जैसे कि डेबिट में अगर यूनिट है तो ये एक्चुअली शेयर्स भी गोज आउट, मतलब ये जैसे कि अल्टीमेटली हेज फंड और म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, राइट, इक्विटी और बॉन्ड्स में होता है। बट होता क्या है कि यहाँ पे इक्विटी और बॉन्ड की जगह हमें क्रेडिट क्या मिलता है, या फिर हमें मिलता है कि यूनिट्स मिलते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स जो होते हैं ये हेज फंड के अकाउंट्स में भी नहीं रहते, तो ये क्या लोग करते हैं कि ये डेफिनेटली ये
कस्टोडियन के पास ये लोग डिपॉजिट कर देते हैं, इसलिए शेयर्स भी यहां से जाते हैं, राइट। यानी कि आपको सिर्फ यूनिट मिलते हैं, आपका कैश जाएगा, सरप्लस जाएगा, सब्सक्रिप्शन जो भी आप फीस या फिर सब्सक्रिप्शन जितने भी सब्सक्राइब करते टाइम जितनी भी चीजें देते हो वो सब जाएगा, शेयर्स भी आपके आपके अकाउंट से जाएंगे। ये अकाउंटिंग इफेक्ट्स में आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स में ही करते हैं, बट ये शेयर्स आपको नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? हेज फंड नहीं दे रहा है। आपको क्या दे रहा है? उसके बदले में यूनिट दे रहा है, तो सिर्फ आपके अकाउंट में यूनिट दिखेगा, राइट। शांकली, आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग मी, और नहीं समझ रहे, जंपलिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है मुझे, बट आपको ओके ओके करेक्ट करेक्ट। देखो सिंपल सा फंडा आई टेल यू, अगर अल्टीमेटली पैसा तुम्हारा इन्वेस्ट इक्विटी और बॉन्ड्स में हो रहा है, बट व्हेन यू सब्सक्राइब units in a hedge fund or mutual fund, do they credit shares in your account? What they credit to you? They credit unit, right? Okay. So ultimately, hedge fund investment or mutual fund investment, they invested in a different equities. Then where they go? Then where will go these equity shares and bonds then? Where they can put or they can show the equity and bonds entries or bonds and equity part. अगर इन्वेस्टर को तो मैं यूनिट दे रहा हूँ, अगर आप ही सोचो ना, आप इन्वेस्टर को यूनिट दे रहे हो, बट आप जब अल्टीमेटली आपने मुझसे 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ लेके आपने 1 करोड़ यूनिट मुझे दे दिए, बट आपके पास जैसे ही वो पैसा आया तो आपने क्या करा कि वो उसके बदले में आपने वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा किसी XYZ कंपनी के। तो जब वो शेयर्स आपके पास आएंगे, आप उस शेयर्स को एंट्री कैसे दिखाओगे? देखो यहाँ पे ना ये जो एंट्रीज होते हैं ना, ये बहुत ऐसे स्टेज वाइज होते हैं, बट अभी हम जंप मारेंगे एक एंट्री पे, वो समझेगा आप। सब्सक्रिप्शन सेटलमेंट, सब्सक्रिप्शन का मतलब है जस्ट यू आर ऑफरिंग समथिंग, you are not paying anything or you are not getting receiving anything. Okay, so when I will get anything or when I will receive something or when I will pay something, once the subscription been confirmed by the respective authority. जैसे कि आईपीओ की मैं बात करता हूँ, चलो आईपीओ का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस है, आपने अगर सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो। आईपीओ में आप क्या करते हो? व्हाट यू डू फर्स्ट, यू अप्लाई इट फर्स्ट, राइट। when they confirm to you, like now we are processing 100 shares to you or 2 units or 3 units to you, when they confirm to you on allotment date, you will get your confirmation like we are processing or we are settling this 100 unit or 100 shares in your account। यही होता है जो आईपीओ पता है आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो उसमें का थोड़ा सा अकाउंटिंग का मैकेनिज्म हम समझते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तभी जाके ये चीज़ें, एक एंट्री समझी तो दूसरी उसी से लिंक है। देयर इज लाइक नो रॉकेट साइंस, बस उसी पे पूरा का पूरा एंट्री जितने भी है, एंड एंट्री समझ में आए, मेन लेजर सब लेजर प्रिपेयर समझ में आता है कि उसमें होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस, खत्म अकाउंटिंग तुम्हारा इधर ही खत्म। यही चीज़ें अकाउंटिंग में, कोर अकाउंटिंग में। चलो आईपीओ की बात करते हैं। First, what we do, we apply to it. Okay, and the same day when we apply, so the bank actually they block the fund.
in our account only, okay, or in our own bank account. You can see they can block the fund, so you cannot utilize that fund for your personal use until this allotment status confirmed. Okay, so on allotment date, for example, let's say पेटीएम कंपनी का आईपीओ था, सो दे विल कंफर्म टू यू, सपोज यू शैंकली सब्सक्राइब 2 यूनिट्स, ओके, जब आईपीओ निकलता है यूनिट में निकलता है, एक यूनिट में शेयर्स होते हैं, जैसे कि रेशो कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ भी वो लोग डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक यूनिट में 15 शेयर्स है, ठीक है। अभी 2 लॉट्स अपने या फिर 2 यूनिट्स दैट यू हैव शोन योर इंटरेस्ट टू सब्सक्राइब 2 यूनिट्स फॉर अ पेटीएम आईपीओ। सो लेट्स से कि नाउ आपके पास 15 शेयर्स, सॉरी 15 + 15 30 होने चाहिए, राइट, एंड नाउ यू हैव शोन योर इंटरेस्ट फॉर 2 यूनिट्स, ठीक है। आपने यहाँ पे अप्लाई करा, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा, बट ऑन अलॉटमेंट डेट दे कैन नॉट अलॉट 2 यूनिट्स, because here will decide so how much they can allot to you. Suppose, let's say, unfortunately you have received only 1 unit, okay, and 1 unit been cancelled, and that happened because for when we see the event like IPO, millions of investors they participate in that event, okay, so it is not possible to allocate all the units to you guys or to us, so they can even apply proration that we can learn in corporate action chapter. When we take the special training for corporate action, we can see that IPO is one of the corporate action event, so that comes in the public limited lives company. This is the first event जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की शुरुआत होती है, तो ये पहला इवेंट रहेगा, आईपीओ इज द फर्स्ट इवेंट, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट जब होगा, तो अलॉटमेंट के दिन, यानी कि अलॉटमेंट के वेरी सेम डे पे भी, सो दे सेंड कॉन्फर्मेशन टू अस लाइक वी आर प्रोसेसिंग 1 यूनिट्स इन योर अकाउंट। सो 1 यूनिट में कितने शेयर्स है? 15 शेयर्स है। यूनिट एक ही है, एक तो कैंसिल हुआ, बट जब अप्लाई, व्हेन यू अप्लाई, तो आपने 2 यूनिट के लिए किया था, बट उसका भी 2 यूनिट का अकाउंटिंग का इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, 2 यूनिट का। बट जब कंफर्म हुआ ऑन अलॉटमेंट डेट, तो उसमें तो एक ही कंफर्म हुआ, एक तो कैंसिल हुआ, यानी कि एक रिवर्स हुआ, तो उसका भी दिखाना पड़ेगा। बट अलॉटमेंट डेट तक हमको कुछ मिला नहीं है, ठीक है, हमको कुछ मिला भी नहीं, और हमारे अकाउंट से कुछ डेबिट भी नहीं हुआ है। जब फंड भी ब्लॉक होता है आपके बैंक अकाउंट में, ब्लॉक इसलिए होता है कि अगर आपने अप्लाई किया, फिर कंपनी ने अगर अलॉट किया एंड वो अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, इनफ फंड नहीं है, तो दैट ट्रेड वोंट बी एक्सिक्यूटेड इन योर डीमैट अकाउंट, इट विल कैंसल ऑटोमेटिकली। So that is what they don't want, any kind of risk in that particular trade. So prior to allotment they will block that fund in your account. तो ये जनरली हर जगह पर होता है। आप जब इसी पे काम करोगे तो आपको भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट मिला है आपको अभी अलॉटमेंट पे, तो ये सेटल भी होना चाहिए आपके अकाउंट में, राइट, क्योंकि एक्चुअल जो बेनिफिट मिला है 1 यूनिट मिला है, तो 1 यूनिट का ही कैश जाएगा आपके अकाउंट से, आइडियली यही होगा। बट जब आपने अप्लाई करा था, फंड जो ब्लॉक हुआ था 2 यूनिट का हुआ था, तो 1 यूनिट का यहां पर रिवर्स भी करना पड़ेगा एंड ओनली 1 यूनिट का अप्लाई करना पड़ेगा, यही होगा। ओके, क्या हो रहा है भगवान जाने।
ओके, सो जब 1 यूनिट का बेनिफिट जो होगा 15 शेयर्स जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, एंड जिस दिन से मतलब जहाँ पे भी जिस समय आपके अकाउंट से फंड जब वो डेबिट होगा तो वो है सेटलमेंट, राइट। क्योंकि आपको यू आर एंटाइटल टू रिसीव 15 शेयर्स मीन्स 1 यूनिट, राइट, and the equivalent amount would be around, let's say suppose 15,000 would be debited from your account, right. And when you apply your the real accounting rules, real accounting means debit what comes in, credit what goes out. Here the entry, accounting entry would be shares of Paytm, okay, shares of Paytm would be debited, for example 15 shares or 1 unit that you can consider, and the credit amount cash अराउंड जो भी 15,000 रहेगा ये जाएगा तुम्हारे अकाउंट से, ये एंट्री होगा। बट अगर यहाँ पे डुअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, एक जगह पर आप यूनिट लिख रहे हो, एक जगह पर अमाउंट लिख रहे हो, सो हाउ कैन यू रिकनसाइल इट, तो आप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 15,000 अमाउंट लिखोगे, बट इन अ डिस्क्रिप्शन दैट यू विल हैव टू मेंशन इन अ नरेशन, सो वी कॉल लाइक नरेशन, ओके, विल नरेट to this entries like uh, we have purchased or we have subscribed, or you can say like uh, Paytm allotted one lot or 15 shares at rupees 1500, or you can mention the price and you can narrate to this entry. जब वो दूसरा बंदा रेफर करेगा तो उसको समझ में आएगा कि जो रेट है 1:15 हुआ है एंड जो क्वांटिटीज़ है 15 है, तो वो सेम रिकॉर्ड्स वो अपने अकाउंटिंग में दिखेगा। तो ये जो रहेगी आपकी सेटलमेंट की एंट्री। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिखा है, जैसे कि लिखा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट। अगर सब्सक्रिप्शन सेटल हुआ है, एक्चुअली वो सेटल हुआ है, तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो उसको जो कैश रहेगा, कैश आपके पास अभी यहाँ से अपन लिंक करेंगे, ठीक है। पहली एंट्री है डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो आपने कुछ सरप्लस पे किया था एंड कुछ उसमें स्टॉक भी है, क्योंकि यूनिट में जब वो आता है, यूनिट पहले हम यूनिट को सब्सक्राइब करते हैं, उस यूनिट में शेयर्स होते हैं, ठीक है, 15 शेयर्स 20 शेयर्स जो भी होते हैं, तो वो उसमें। बट यहाँ पे जब सेकंड हुआ है कि शेयर होल्डर्स रिडम्पशन पेड इन सरप्लस, तो उस ये छोड़ो, रिडम्पशन का तो एंड पे ही देखेंगे अपन। बट यहाँ पे आपने एक्चुअल जब सेटलमेंट हुआ, जस्ट यू हैव ओनली रिसीव्ड 1 यूनिट और 2 यूनिट, सो इन दैट केस विल हैव टू पे कैश एंड यू विल रिसीव दैट whatever quantities or whatever shares are there, so you will receive that only। तो आप ये एंट्री वहाँ पे करोगे, कैश रिसीव्ड एंड डेबिट। बट यहाँ पे जो एंट्रीज होते हैं, ये मैंने बोला कि खुद के अकाउंट में जो करोगे वो आपको वहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में या फिर HNIs के अकाउंट में आप कर रहे हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने एंट्रीज बनाई हैं या फिर सिचुएशन हमने क्रिएट करी है। बट अगर खुद के अकाउंट में वो करोगे तो खुद के अकाउंट के हिसाब से ही दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री, राइट। जैसे कि हमारे अकाउंट से अभी वही सिचुएशन देखो, हमारे अकाउंट से क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश विल बी डेबिटेड, राइट, कैश डेबिट हो जाएगा ना। आइडियली क्या होगा, जो जाता है, मतलब जैसे कि बैंक का जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो मैसेज क्या आता है, क्रेडिटेड। अगर आप उसको उसी फॉर्मेट में देखो, अभी अकाउंटिंग एंट्री को आना होना क्या चाहिए एक्चुअली, डेबिट वोट कम्स इन, तो डेबिट क्यों नहीं बोलते वो लोग,
सैलरी तो आ रही है आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश इज अ रियल अकाउंट। क्या होता है? बट बैंक एग्जैक्टली क्योंकि बैंक के पास अकाउंट है, वो बैंक अपने अकाउंटिंग बुक के हिसाब से आपको मैसेज भेज रहा है। बट अगर आप आपके अकाउंट में, खुद के अकाउंट में करोगे, खुद की यानी कि आप आपका अकाउंट ओपन करके देखना, आप खुद के अकाउंट में वहां पे वो चीज आपको क्रेडिट मिलेगी, जैसे कि बैंक के अकाउंट से डेबिट हुई है वो चीज। तो इसलिए अगर मैं इस एंट्री की बात करूं, ये जो कैश होगा ये हमारे अकाउंट से डेबिट होगा। जो भी सब्सक्राइबर, हु इज द सब्सक्राइबर, दैट कैश विल बी डेबिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट। तो ये जो अकाउंटिंग होगी, या फिर ये जो हम अकाउंटिंग करेंगे, हम किसी और के लिए अकाउंटिंग करें, इसलिए हम उसके अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे देखो बैंकिंग में जो बंदा बैंक में काम कर रहा है ना, वो सिर्फ एक रूट बनाता है, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, ये इतना कैलकुलेशन नहीं करते बैठता कि किसको क्या जा रहा है, किसको क्या जा रहा है। हमें सिर्फ ये सिचुएशन देखना है कि अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है, तो सब्सक्राइब करने के बाद आइडियली उसके अकाउंट से कैश मुझे डेबिट करना है, एंड उसके अकाउंट में जितना उसने सब्सक्राइब किया यूनिट शेयर्स, जो उसके अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना है। मतलब यानी कि मैं शेयर्स क्रेडिट करूंगा या फिर यूनिट क्रेडिट करूंगा एंड कैश डेबिट करूंगा। यही मैं लॉजिक होता है। इसलिए जो समझने के लिए दिक्कतें आती है बैंक में, जब भी अकाउंटिंग होती है, अपने अपने हिसाब से वो लोग अकाउंटिंग करते हैं। हमारे लिए तो डेबिटेड मैसेज आता है, हमारे लिए क्रेडिटेड मैसेज आता है। बैंक अपने अकाउंटिंग में वो एंट्रीज या चेंजेस कर रहा है, बट वो हमें हमारे अकाउंट में जब भी वो आता है, अगर हम हमारे अकाउंट में जाके देखते तो वो चीज़ हमें राइट डायरेक्शन में दिखने लगेगी। बट अगर बैंक अगर मैसेज भेज रहा है तो उसमें वो डेबिटेड लिखा जाता है। और उसमें ये भी एक अकाउंटिंग का रूल है कि वो देखो, अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ पे ये जो रूट है सिर्फ रूट पास कर देते हैं। एक डेबिट का रूट है, एक क्रेडिट का रूट है। मैं ज़्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज और ये नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा, सिचुएशन देखूंगा कि अगर कोई सब्सक्राइब, अगर आपने नॉर्मली, मैं मेरा एक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे देखेंगे अपन। ओपन ही है। अब ये तो देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, गेन एंड लॉस, बट ये कोई अकाउंटिंग वगैरह है नहीं। बट जो सिंपली उन्होंने क्या करा है कि जितना मेरा गेन है उतना प्रॉफिट में कंसिडर किया है। जितना मेरा, यहाँ पे दिखेगा आपको यूनिट्स, ये जो है ना, ये मीरा एसेट एक फंड है, ठीक है, उसमें मैंने यूनिट्स लिए थे इतने। ये यहाँ पे स्टेटमेंट है मेरा, स्टेटमेंट पे दिख रहा है आपको, एज ऑन 8 जून करंट स्टेटमेंट है मुझे जो आया था। ये मेरा अकाउंट ऐसा दिखेगा यहाँ पे। अभी ये जो उन्होंने मुझे भेजा है, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट भेजा है मुझे, ठीक है। किसके साथ है ये, मेरा एसेट के साथ मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे कितनी चीज़ें दिख रही है आपको, जो जितना वट एवर आई हैव इन्वेस्टेड, दैट यू कैन सी द इन्वेस्टेड अमाउंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट 500, दिस इज द, मैंने ये जब ट्रायल के लिए लिया था, जब बिगिनिंग में लिया था बहुत दिन पहले, यही मैं यूज़ करता हूँ बाकी सिखाने के लिए वगैरह, ये 500 वगैरह, ठीक है। ये जो गेन है ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे, यही चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी है। बट एंट्रीज वगैरह जो होती है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो एल्गोज वगैरह डेवलप करके रखे। बट हमें सिचुएशन यही देखना है कि अगर कोई परचेस कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो वहाँ पे क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए। हमें सिर्फ प्रोडक्ट देखना है। जैसे कि एच.एन.आई, जैसे कि एक हेज फंड के साथ नंबर ऑफ एच.एन.आईज होते हैं। जैसे कि अभी एक मेरा एसेट के लिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, राइट। मेरा एसेट जब एंट्री करेगा तो मेरे नाम की भी एंट्री करेगा, एंड मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट भी अपडेट करके देगा मुझे, इसलिए मुझे मेरे अकाउंट में भी दिखेगा। बट वो सिंपली क्या करेगा कि मैंने जिसमें इन्वेस्ट करा है, अभी ये तो एक स्टेटमेंट है, बट जो एक्चुअल अकाउंटिंग कैसे होती है, वो क्या करेगा कि जिसके मैंने
शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स की भी एंट्रीज मेरे अकाउंट में दिखाएगा, एंड जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करा है वो भी एंट्रीज दिखाएगा। वो थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाएगा समझने के लिए। जैसे कि मैंने यूनिट परचेस किए, तो अभी उसने क्या करा, सिर्फ यूनिट ही दिखाया है, नॉर्मली यूनिट एंड इन्वेस्टमेंट जितना मैंने करी है एंड उसके रिटर्न्स खत्म। उसमें जो एक्सपेंसेस वगैरह जो अप्लाई होगी वो भी दिखेंगे आपको, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है एक्सपेंसेस भी। मैं उससे अच्छा मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा वो आपको अच्छा दिखेगा उससे। यू कैन सी दैट। See this, this is my account, so you can see this. Okay, अभी यही डेटा आपको आपके अकाउंट में दिखेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बट जो एंट्रीज वगैरह रहेंगे सिस्टम में बिल्ट रहते हैं ऑलरेडी, वो इफेक्ट सिर्फ आपको डायरेक्शन में अमाउंट पुट करना होता है। एक अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना, फंड अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग क्या होता है, सिर्फ मुझे वो पुट करना है। यहाँ पे तीनों सेगमेंट का है, म्यूचुअल फंड एंड ऑल, इसका भी है जितना मैंने इन्वेस्टमेंट करा था। अभी देखो एक HDFC में मैंने एक इन्वेस्टमेंट करा है, एंड ये भी मेरा एसेट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो ये म्यूचुअल फंड का भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में उन्होंने क्या लिखा है, मेंशन क्या करा है, ओनली बाय क्वांटिटी वैल्यू। एंड इक्विटी में देखोगे तो आप देखो, ये मैंने बाय करा था NSE इक्विटी, 40 क्वांटिटी मैंने MRF की परचेस करी थी, वैल्यू थी इतनी, सेल करा मैंने इतना। अभी यही चीज़ें मैं रिकॉर्ड होती है सिस्टम में, भी यही चीज़ें होगी अकाउंटिंग में, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करोगे आप। ये डायरेक्शन वगैरह बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, वहाँ पे बस एंट्रीज पुट करनी है, बाय कितना किया है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, खत्म, तुम्हारा एंट्रीज का हो गया। जब ये पुट करोगे ऑटोमेटिकली that system will calculate the profit and loss, and you can see the profit and loss account even, and accordingly on the basis of profit and loss account you can prepare your balance sheet as well। यही चीज़ें आप पुट करोगे उसमें, क्वांटिटीज प्राइस रेट, क्वांटिटीज प्राइस रेट, इतने सारे मैंने ट्रेड्स करे हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल्स। अभी ये ऐसी चीज़ें दिखती है वहाँ पे, तो इसलिए दिक्कत आती है कि वो समझने के लिए। बट ये जो सिस्टम में एप्लीकेशंस है, ये जो रूल्स होता है, रूल्स वह सेम जगह पर वही काम करता है, बट जो डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं कि हम किसी और के लिए अकाउंटिंग करते रहते हैं। तो वहाँ पे अभी जो ये जो अभी अकाउंटिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सिर्फ ये इतना ही हम लोग करते हैं कि डायरेक्शन सिर्फ देखते हैं। जैसे कि इस केस में अगर मैंने सेल करा है तो सेल की एंट्री होगी, बाय करा है तो बाय की एंट्री होगी, बाय करा है तो उसका वैल्यू कितना होगा, सेल करा है तो सेल का वैल्यू कितना होगा। एंड सेल और बाय के साथ सेम टाइम पे, सपोज if that is a mutual fund, you can see subscription fees, you can see allotment fees, you can see bank charges. Same time they will debit those expenses from your account directly, and they will credit that 100 or 200 quantities or units in your demat account. That's it, accounting done. So you can prepare your profit and loss account on the basis of that. So I can prepare my financial reporting on the basis of that, मैंने कितना बेचा, कितना क्या, यही होता है, यही। अभी इसके अलावा अकाउंटिंग कुछ होता नहीं, यही डिटेल्स आप एक सिस्टम में पुट करोगे। बट ये समझने के लिए ये ज़रूरी क्यों है कि डायरेक्शन हमें पता होना, या फिर ये सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब ये सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का सेटलमेंट होगा तो क्या होगा, एक्टिविटी क्या होगा, एंड एक्टिविटी क्या होगा, डेफिनेटली कि कैश डेबिट करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टर के अकाउंट से, एंड आपको जो यूनिट्स है, रिस्पेक्टिव यूनिट्स है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। बट अगर और एक मैं एंट्री बताऊंगा, अगर समझा तो वुड हेल्प अ लॉट टू अस।
पेन कहाँ पे है? तो पेन कहाँ फेंक दी? वेयर इज माय? अच्छा कहाँ पे? ठीक है, अभी अल्टीमेटली देखो शेयर्स किसके हैं? इसके हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट का जो फंड किसका है? इन्वेस्टर का है, राइट। बट इन दोनों का अकाउंट ओपन कहाँ पे है? ये तो कस्टडियन है या फिर ब्रोकर है, राइट। गाइस ओके, तो एक तो कस्टडियन होगा, एमआरएफ का है तो एमआरएफ एक एंटिटी है तो एंटिटी का अकाउंट कस्टोडियन के पास होगा। ब्रोकर हो तो आपका अकाउंट यहाँ ब्रोकर के पास होगा, राइट। एंड ब्रोकर का अकाउंट ही कस्टडियन के पास होगा, क्योंकि जब आप एमआरएफ के शेयर्स परचेस करोगे, कौन इन्वेस्टर, सपोज आई परचेस शेयर्स ऑफ दिस एमआरएफ, इसके मैं डायरेक्टली अगर शेयर्स परचेस करूंगा तो मैं डायरेक्टली एमआरएफ के पास नहीं जा रहा हूँ, राइट। Because I have opened my account with broker, हो सकता है Morgan Stanley for example. I have opened my account with Morgan Stanley, right? I'll send these instructions to the Morgan Stanley. Morgan Stanley again will pass this communication to the custodian. Hey, so I need a requirement of 10 quantity of MRF, right? अभी तक आपको स्टॉक नहीं मिला है, अभी जस्ट आपने कम्युनिकेशन पास किया है। कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पे आएगा उसने यहाँ पे बोल दिया। सो कस्टडियन व्हाट विल सी, कस्टडियन मतलब कस्टडियन के पास एमआरएफ का अकाउंट होता है, उसमें एमआरएफ के पूरे शेयर्स एंटायर होल्डिंग कस्टडियन के पास होगी। तो कस्टडियन क्या करेगा? चेक करेगा कि फ्री कोई शेयर्स है क्या, क्योंकि सभी शेयर्स उन्हीं के पास होते हैं ना। अगर है तो बोलेगा कि यस, ठीक है। जब यस बोला तो उसने बोला कि ठीक है, कितना क्वांटिटी है? 10 क्वांटिटी। तो फिर ये ब्रोकर आपके पास आएगा, यस वी हैव 10 क्वांटिटीज, वी हैव अवेलेबल 10 क्वांटिटीज, सो नाउ यू कैन प्रोसेस द फंड, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा? आपको कैश प्रोसेस करना पड़ेगा आइडियली। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, यही फंड मैंने बोला था ना मैंने। बट यहाँ पर है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर भी है, क्योंकि आप ब्रोकर भी है बीच में, तो ही इज अ इंडिविजुअल एंटिटी, राइट। ब्रोकर इज द पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, दैट अगर एंटिटी है तो इम्पर्सनल होगा, राइट। इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि सेम रूल अप्लाई होता है उसके लिए, बट डेबिट द रिसीवर होगा, क्रेडिट द गिवर होगा। अभी डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे ब्रोकर को क्या होगा? कैश रिसीव होगा, कैश आपकी तरफ से ही जा रहा है। एंड ये जो यहाँ क्वांटिटी है, आपको क्वांटिटी आना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्वांटिटी आना चाहिए, तो सेम यहाँ पर भी होगा, फिर यहाँ पर भी। बट अल्टीमेटली द रीजन इज कि अल्टीमेटली आप किसके साथ बाय कर रहे हो? एमआरएफ के साथ बाय कर रहे हो। तो इतना सब करने से अच्छा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आप क्या करोगे? आप सिर्फ इतना करोगे कि आइडियली क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, एमआरएफ के अकाउंट से क्वांटिटी डेबिट होनी चाहिए, सिंपली। कितना? 10 क्वांटिटी होना चाहिए, एंड सिंपली आपके अकाउंट से डेबिट होना चाहिए जो भी फंड है। अभी मानो कि उसका 1 लाख रुपए प्राइस है, तो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होना चाहिए। तो इसलिए जो अकाउंटिंग एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स है ना, वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब प्योर सेंट्रलाइज है, ये सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। ये इतना सब नहीं करते बैठते कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्या चल रहा है, एंट्री हो रही है, ये सब हो रहा है, नहीं करते। अगर ये करोगे तो आप सोचिए ना, कितना यहाँ पे भी इतने एंट्रीज मारो, यहाँ पे भी एंट्रीज मारो, यहाँ पे भी एंट्रीज मारो, ये इधर एंट्रीज मारेगा, वो उसके अकाउंट में डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा, फिर आपके क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, कितने एंट्रीज हो गए। अगर मैं पूरे के पूरे एंट्रीज करूँ तो आपको दिखा दो कि कितने एंट्रीज हो गए। तो इससे अच्छा डेबिट और क्रेडिट को डायरेक्टली दिखा देते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि उसका भी क्या रीजन है। पहली एंट्री हम करेंगे इश्यूअर की, ठीक है। अभी एमआरएफ किसको क्रेडिट कर रहा है? अल्टीमेटली कस्टोडियन को कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली आपके पास तो नहीं आ रहा है वो, क्योंकि आपके पास तो ब्रोकर आया है।
तो उसके अकाउंटिंग में एंट्रीज क्या होगी? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ईश्वर के पास तो कैश आया क्योंकि वो बेच रहा है अल्टीमेटली, मतलब दे रहा है चीज़ें, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको तो कैश आया, राइट, यही होगा। उसके अकाउंट से क्या जाएगा? क्वांटिटी जाएगा जो भी है, क्योंकि शेयर्स जा रहा है ना, यही होगा। ठीक है, बट ये शेयर्स किसके पास जा रहा है? ये एंट्री पास करना पड़ेगा, मतलब उसको 2 एंट्रीज पास करना पड़ेगा, तब जाके कस्टडियन के, अभी कस्टडियन को अगर आ रहा है तो एक्चुअली कस्टडियन के पास वो खुद भी नहीं रख रहा है। अभी कस्टडियन क्या करेगा? कस्टडियन का खुद के अकाउंट में, कोई भी अपने अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिख सकता, ये पहला रूल है अकाउंटिंग का। तो वो क्या करेगा? अभी कस्टडियन के हिसाब से भी वो क्या करेगा? देखो अल्टीमेटली उसके पास शेयर्स आए हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, मतलब यानी कि शेयर्स तो आए हैं उसके पास, कस्टडियन को भी, राइट। एंड उसने, आपने जब, मतलब ब्रोकर जब उसको पैसा पे करेगा तभी वो आगे कैश भेजा है ना उसने, तो यहां पर भी कैश अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। कस्टडियन के पास शेयर्स आए हैं क्योंकि इसने शेयर्स प्रोसेस करके कस्टडियन को दिए हैं, मतलब, राइट। और डेबिट द रिसीवर भी बोल सकते हो, क्रेडिट द गिवर, राइट। या फिर यहां पे आप ये कर सकते हो कि यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, एमआरएफ डेबिट द गिवर है, एमआरएफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैश अल्टीमेटली जा रहा है। बट अगर मुझे और अकाउंटिंग, देखो ये जो अकाउंटिंग में रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, इसलिए डायरेक्टली डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं एप्लीकेशन में। इसलिए तो अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सोल्यूशन एप्लीकेशन, जो मल्टी फंड, एमसीएच, मल्टी करेंसी हॉरिजन, या फिर जो मल्टी फंड मैनेजर, या फिर जितने सारे एप्लीकेशन है, वो क्या है? वो सोल्यूशंस इसी का तो देते हैं। इतने सारे मैं एंट्रीज करूंगा, फिर ये ब्रोकर का भी आएगा पिक्चर में, ब्रोकर भी वही करेगा। ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर को आप कैश प्रोसेस करोगे, राइट, तो वो क्या करेगा? उसको कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, मतलब इन्वेस्टर ने दिया है, इन्वेस्टर अकाउंट क्रेडिट, राइट, रूल के हिसाब से वही होगा। फिर ये कैश पे भी कर रहा है, किसको पे कर रहा है? कस्टडियन को पे कर रहा है, राइट। कस्टडियन अकाउंट डेबिट, इसकी अगेन ब्रोकर के साइड से कैश जा रहा है, राइट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अभी अगर ये कैश ब्रोकर से तो कैश गया, फिर ब्रोकर एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई मुझे ये दो, क्वांटिटी शेयर्स दो, क्योंकि मुझे इन्वेस्टर को शेयर्स भी देने हैं, राइट। मतलब जितना आप कैश पे करने के लिए एंट्रीज करोगे, उतने एंट्रीज जब वो स्टॉक ऊपर से आएगा यहां नीचे तक, सेम एंट्रीज रिवर्स फॉर्मेट में होंगे। सोचो कितने अकाउंटिंग एंट्रीज आप कर रहे हो, बहुत सारा अकाउंटिंग बर्डन बढ़ रहा है, राइट। तो इसलिए हम ये सोचेंगे अभी अकाउंटिंग एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम, देखो एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक होटल या फिर छोटे दुकान की एंट्री करते टाइम इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं अपने को। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सपेंसेस एंड इनकम जो भी है हमें पता है, हम किसी और के साथ डील नहीं करते यहाँ पे, हार्डली डील करते हैं किसके साथ? एक तो जो वेंडर होता है, मिडलमैन या फिर एजेंट होता है, एजेंसी होता है, या फिर होलसेलर होता है, उसके साथ, एंड डायरेक्टली हम बेच देते हैं उसको। बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, हम किसी और के इश्यूअर से सिक्योरिटी निकाल के डायरेक्टली इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो बीच में ये लोग जो कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड हाउसेस, हेज फंड हाउसेस, या फिर ब्रोकर, वो लोग आते हैं रास्ते में, वो लोग आते हैं। तो जब ये वो लोग रास्ते में आते हैं, इसलिए ये लोग भी, इनको भी, अगर इनका बिजनेस है एक्चुअली,
तो इनको भी अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है, क्योंकि ये लोग ये बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू ही पैसा कमाते, चाहे म्यूचुअल फंड हो, हेज फंड हो, कुछ भी हो, इसी के थ्रू पैसा कमाते, तो उनको भी अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। बट अभी जो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली मैंने जो रिपोर्ट दिखाया उसमें डायरेक्टली कंपनी का नाम है, मेरे अकाउंट में कंपनी का नाम है। तो इन्होंने क्या करा, यानी कि इश्योर और जिन्होंने भी ये जो एप्लीकेशंस डेवलप करे अकाउंटिंग के, उन्होंने कहा कि सो डू वन थिंग, आप अल्टीमेटली मेरे शेयर्स बेच रहे हो, तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में एंट्रीज होनी चाहिए और डायरेक्टली इन्वेस्टर के अकाउंटिंग में एंट्रीज होनी चाहिए। तो बीच में आपका कुछ काम है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का एक्सेस देंगे आपको। यानी कि अगर मैं बीएनवाई में काम कर रहा हूं तो यू विल हैव एक्सेस ऑफ स्टेट स्ट्रीट। अगर स्ट्रेट स्ट्रीट का कोई माल है तो स्ट्रेट स्ट्रीट के अकाउंटिंग के एक्सेस देंगे आपको, तो उसमें आप एंट्रीज करोगे, देखोगे। ये होता है डायरेक्टली। या फिर अगर आप इफ यू आर वर्किंग विद बीएनवाई एंड बीएनवाई इज डीलिंग विद एनी अदर कस्टडियन एंड एनी अदर इश्यूअर, तो इश्यूअर के अकाउंटिंग का भी एक्सेस होगा। बट अभी तो मैंने बोला कि जो एमआरएफ के पूरे शेयर समझो फॉर एग्जांपल बीएनवाई के साथ है, यानी कि पूरा का पूरा बीएनवाई अकाउंटिंग देखेगा वहां पे, राइट। तो बीएन अगर आप किसी हेज फंड के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप खुद एक इन्वेस्टर हो, एचएनआई इन्वेस्टर हो, तो आप इसका बीएनवाई में एक्सेस ले सकते हैं अकाउंटिंग का बुक्स का, एंड वहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी चीज़ें। ये इतना अभी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। बट अल्टीमेटली मैंने बोला कि इतने सारे एंट्रीज अगर मुझे नहीं करने हैं, इतने सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये चीज़ यहाँ पे देखो आप, सिर्फ मैं ये करूँगा कि जो डेबिट हो रहा है वो करूँगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो करूँगा, ख़त्म, अकाउंटिंग वहीं पे मेरी ख़त्म। मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी सिचुएशन ही देखूंगा। अगर कोई परचेस हुआ है, इफ़ यू परचेस समथिंग, तो आइडियली यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट परचेस कंसेंट एंड यू आर अगेन इट शुड बी डेबिटेड कैश अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट। यही होना चाहिए, तो यही होगा। तो मैं यही कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। इतने सारे मैं एंट्रीज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इफेक्ट देखूंगा कि डेबिट क्या आ रहा है मुझे, या फिर अगर परचेस है तो डेबिट क्या होना चाहिए। अभी देखो रिडम्पशन मतलब क्या है, सेल है डायरेक्टली, राइट। रिडम्पशन का मतलब क्या है, यू आर रिडीमिंग योर इन्वेस्टमेंट, सो इट मीन्स द यूनिट शुड बी डेबिटेड एंड कैश क्रेडिट होनी चाहिए, मतलब कैश आपके अकाउंट में आनी चाहिए, यही होना चाहिए। गाइस समझ में नहीं आ रहा है शायद। देखो वो जो हम अभी मैनुअल एंट्रीज करे थे, वो समझे एंट्रीज कैसे होते हैं, पूरा समझ में आया साइकिल, देखो ठीक है। तो उतने अभी अभी जो होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर ब्रोकर हाउसेस में या फिर जहां पर भी हम काम करते हैं ना, वो मैनुअल एंट्रीज कोई नहीं करता है। अगर आप सोचो कि उतने सारे एंट्रीज कर रहे हो, आप एंट्रीज कर रहे हो, हर चीज़ की आप एंट्रीज कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा आपको, लगेगा, टाइम लगेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हर एक के अकाउंट में जाके आपको एंट्रीज करना पड़ेगा। आप जिस जिसके साथ भी डील करते हो उसके अकाउंट में आपको एंट्रीज करना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं करना है, आपको वो सब नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक एंट्री बनाना है किसके अकाउंट में, जो आप जहां पर भी आप काम कर रहे हो, हेज फंड के हाउसेस में, यहाँ पे भी क्या एंट्रीज बनाओगे आप, एक स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट में ये करोगे। देखो अभी अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि हेज फंड भी जो होता है, अभी हेज फंड भी जो होता है, उसमें उसका पैसा खुद का कुछ है नहीं है, एक तो ईश्वर का कुछ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हेज फंड का खुद का कुछ है नहीं है, उसका सिर्फ नेम है, स्कीम नेम है, ठीक है। अल्टीमेटली एक तो पैसा इन्वेस्टर का है, एंड जो जहां पे इन्वेस्ट होने जा रहा है वो ईश्वर का है कुछ, यही है। ईश्वर का होगा क्वांटिटी, इनका होगा फंड, दोनों का मिलके हुआ हेज फंड, यही हुआ। अभी देखो अल्टीमेटली अकाउंटिंग किनको करना चाहिए, एक तो इन्वेस्टर को करना चाहिए या फिर एक ईश्वर को करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अकाउंट में डील हो रहा है ना। बट ये जो स्कीम है ना, ये बीच में आता है,
तो ये क्या बोलता है कि भाई चलो कि मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों का भी अकाउंटिंग करके दूंगा। तो दोनों क्या करो, दोनों अपने अपने अकाउंट के एक्सेस मुझे दे दो। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जब भी आप कुछ ट्रेड करोगे, यानी कि बाय, अभी ट्रेड में दो ही टाइप होते हैं, एक तो बाय बाय होगा या फिर एक सेल होगा। इसके अलावा और क्या होगा, एक तो कोई चार्ज लगेगा आपको, राइट, हाँ, एक फीस होगा, यही होगा। जो रिडम्पशन होगा सेल होगा, जो सब्सक्रिप्शन होगा बाय होगा, यही होगा। तो अल्टीमेटली जब ये अकाउंटिंग दोनों के एक्सेस लेके कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा कि दोनों क्या करो कि मैं सिर्फ आपको एक कार्बन कॉपी भेज देता हूं आपको, यानी कि आप सिंगल स्टेटमेंट देखोगे, आप बाय या सेल इतना ही देखोगे। अगर आप कुछ बाय करते हो तो बाय देखोगे नेम, सेल करते हो तो सेल देखोगे, इतना ही देखोगे। ईश्वर को भी सेम बोलता है, जो जो आपके शेयर्स, अभी ईश्वर के पास तो काफी सारे आपके जैसे लोग हो गए, मानो कि ए ने भी परचेस करी, बी ने भी करी, सी ने भी करी, डी ने भी करी, तो वो क्या बोलेगा कि मैं जो भी जितने भी लोग बाय करेंगे सेल करेंगे आपके शेयर्स, मैं उसका भी एक आपको स्टेटमेंट का इफेक्ट दे देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक एंट्री आपको भेजूंगा, एक एंट्री उसको भेजूंगा, एंड दोनों के एंट्रीज मैं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये हेज फंड अकाउंटिंग में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, एक इन्वेस्टर का नाम दिखेगा, एक इश्योर का नाम दिखेगा। तब जाके आपको हेज फंड में एंट्रीज करोगे तो उसके बुक्स में ये डायरेक्टली जो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये कैश डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड, इसकी जगह आप नाम भी देखोगे। नाम क्या देखोगे, एलटेल, तो यहाँ पे नाम हो सकता है, जैसे कि अगर हेज फंड के अकाउंट में आप एंट्री करोगे, कोई अगर एक सेल ट्रेड की हम बात करते हैं या फिर बाय ट्रेड की बात करते हैं, बाय ट्रेड हुआ है, बाय ट्रेड है, फेसबुक का है, फेसबुक ने बाय करा है, मतलब फेसबुक के अकाउंट से क्वांटिटी जानी चाहिए। डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर है, डेबिट रिसीवर, राइट, यहाँ पे डेबिट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, मानो कि इन्वेस्टर ए बी है समझो, ये एक एंट्री होगी कैश की, क्योंकि फेसबुक को कैश मिलने वाला है, बाय ट्रेड हुआ है तो, राइट। फॉर एग्जांपल 1000 सी आर में लिखो, चलो कोई बात नहीं, करोड़ लिखो, ये होगा, ये भी अकाउंट क्रेडिटेड। डेबिट, डेबिट द रिसीवर, यानी कि कैश इसको रिसीव होगा, क्रेडिट द गिवर, ये उसने कैश दिया है, ये लॉजिक है। ये एक एंट्री करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी दोनों के एंट्रीज प्रोसेस कर रहा है, तो ये एक पहली एंट्री ये करेगा, दूसरी एंट्री दूसरे के लिए करना पड़ेगा, इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टर को जो रिसीव हुआ है उसका रिवर्स होगा ना पूरा, ये भी अकाउंट, अगर इन्वेस्टर के अकाउंट में भी वो एंट्री कर रहा है तो ये भी अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, जैसे कि ये भी अकाउंट, फेसबुक अकाउंट यहाँ पे, तो ये तुम्हारा मैच हो जाएगा पूरा बैलेंस। तो ये एंट्रीज भी तुम्हारे, मतलब ये रिकॉन प्रोसेस भी यहीं पे खत्म हो जाएगा, रिकॉन हो जाएगा एक दूसरे के साथ। इसका भी 1000 मैच होगा डेबिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस मैच होगा, इसका भी डेबिट, इसका भी, ये होगा तुम्हारा इश्यूअर का एंट्री जो हेज फंड मार रहा है अपने अकाउंट में, मतलब एक अकाउंटिंग सेंट्रलाइज अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहा है, एंड ये होगा तुम्हारा इन्वेस्टर का। बट ये जब होगा जब तुम्हें क्वांटिटीज आएगा एंड आपके अकाउंट, आपने कैश गया है आपके अकाउंट से, बट किसको गया है, फेसबुक को कैश गया है एंड आपको ये मिला है। तो ये हेज फंड जब मेंटेन करेगा तो इसका यही कंसर्न रहेगा कि भाई इस बंदे को क्वांटिटी मिला है एंड इसको कैश मिला है, तो एक एंट्री ऐसे पास कर दो। बट ये अमाउंट में उसको कन्वर्ट करके पास करना पड़ेगा आपको एंट्रीज, क्योंकि आप क्वांटिटी नहीं दिखा सकते कहीं पे भी। So quantity will have their own value, so we'll have to mention the value of that particular investment in the books of accounts, so we'll record in that. So ये ऐसे रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर ये आपको नहीं करना है तो उसी का सोल्यूशन आप, ये जो MCH वगैरह आपने सुना होगा, मल्टी करेंसी हॉरिजन है, या फिर जो ग्लोबल प्लस है, या फिर जो जितने भी इंटेलीमैच है, या फिर
और क्या, मल्टीफोन है, मल्टीफंड मैनेजर है, जेनेवा है, जेनेसिस है, ये जितने भी सारे एप्लीकेशन है ना उसकी लिस्ट थी मेरे पास यार, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने डेटा निकाला था। ये जो है ना मल्टी फंड, ये जो पूरे एप्लीकेशंस है ये मैंने ऐड करे थे दो। ठीक है, ये देखो एंड टू एंड सोल्यूशंस बोला यहाँ पर, फ्लेक्सिबल सोल्यूशंस। तो टेक्नोलॉजी जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो यूज हुई है वो डायरेक्टली सिर्फ एक इफेक्ट देना है, खत्म। हमें सिर्फ ये देखना है बाय ट्रेड है तो क्या जा रहा है, किसको क्या जा रहा है उसका नाम होना चाहिए, एंड किसके किसके अकाउंट से क्या डेबिट हो रहा है वो होना चाहिए। यहीं पे अकाउंटिंग एंट्रीज खत्म हो जाती है आपकी। तो ये एप्लीकेशंस है, तो ये पूरी आपको सिस्टम देते हैं, मतलब ये बेनिफिट्स वो देते हैं। बट ये जो पूरा अकाउंटिंग का पूरा इकोसिस्टम है, एंट्रीज है, वो चीज़ें सिर्फ वी शुड नो दैट, वी शुड जस्ट अवेयर अबाउट इट, सो हाउ इट्स वर्क। यस, मॉड्यूल मीन्स अकाउंटिंग मॉड्यूल। हम्म, exactly. Exactly. See, in a most of the accounting application, hedge fund accounting applications I'm talking about, you cannot see one debit and credit. Not even that. Just buy, yeah, purchase and sell. Purchase and sell. You can see these entries only. हाँ सेम ही, एग्जैक्टली सेम ही रहता है। अभी देखो इन्वेस्टमेंट में होता क्या, यही देखो, इन्वेस्टमेंट एक एक्टिविटी है ना, उसमें होता क्या ये पहले देखो। इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हेज फंड लो, मैंने पहले सेशन में जो इन्वेस्टमेंट में बोला था कि भाई इतने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, अल्टीमेटली व्हाट दे डू trades, buy and sell every day. They will have to place new trades and they will have to exit from old trades. तो इसमें क्या अकाउंटिंग होगा ये, तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन है उसमें आप सिर्फ परचेस एंड सेल यही एंट्रीज देखोगे, खत्म। हाँ, इसका जाके एक फाइनली एट द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने जो अकाउंट ओपन करा है उसमें ही देखते हैं। आई विल शो यू दैट इवन। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरा। The date is June, 1 week. Let's say 12 days profit. See the entries. बाय सेल, जब ये बाय रहेगा, ये देखो सेल यहाँ पे दिख रहा है, बाय वैल्यू ऐसे कन्वर्ट होता है, ये क्वांटिटीज, प्राइस, उसका वैल्यू। ठीक है, ये देखो ये हर जगह पर ऐसा ही रहता है, कुछ अलग नहीं है। यही डेटा एज ए अकाउंटेंट या फिर जो द प्रोसेसर हु विल बी देयर इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो उसको एंट्रीज करने होते हैं। ये देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरा। इसको एंड जब आप वहाँ पे एक्चुअली काम करोगे तो आप क्या करना पड़ेगा आपको कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जैसे कि सपोज इफ यू आर वर्किंग विद BNY और इफ यू आर वर्किंग विद एनी स्टेट स्ट्रीट एंड अदर एनी कॉर्पोरेशन, then they provide access to their system, so will have to export that data from the centralized trading system, right? So you can see that the same statement and same details should be with you, so accordingly you just need to put the details in your system, वेरीफाई करना है, ये ऐसे दिखेगा, ये है ट्रेड डिटेल्स। ठीक है, अभी ट्रेड सिस्टम में जब आप ट्रेड पुट करोगे या फिर सिस्टम में जब ये डिटेल्स पुट करोगे तो उसमें आइजिन इज मैंडेटरी, क्योंकि आइजिन पे अकाउंटिंग पूरा होता है, या फिर जो आइजिन इज लाइक योर अकाउंट, राइट। 3i Infotech, this is a company, right? And the origin of their company is this: quantity 0, buy value 0, buy value, buy value, buy value. But
मैंने यहाँ पे ये जब ये क्वांटिटी इतना बाय करा था तो इसका डेटा देखो, ये मेरी बाय वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है, यस इंडिविजुअल का अकाउंट है। तो म्यूचुअल फंड का भी सेम वर्क होता है, म्यूचुअल फंड के अकाउंट हुआ फिर हेज फंड के अकाउंट, बट यहाँ पे आपको अभी मैंने जो ये क्वांटिटी कम दिख रहा है ना, बट हेज फंड का रहा तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें ज़्यादा, यहाँ पे दिखेगा अराउंड 1 करोड़ क्वांटिटी ऐसे दिखेगा, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, बिकॉज दे विल हैव अ हाई वॉल्यूम, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, सो दैट इज व्हाट वी कॉल देम HNI इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे अदर डेबिट एंड क्रेडिट दिया है, ये देखो, ये जो ऐसे चार्जेस वगैरह होते हैं ना, ये जो डिपॉजिटरी चार्जेस कम इनटू पिक्चर, ठीक है, द डिपॉजिटरी दे हैव चार्ज 15, this is in rupees, so that is what they have given in a separate note, that they don't charge, they don't debit any quantity, so they will charge always, they will deduct amount from our account, you can see that in this column। तो यही डिटेल्स एज अ अकाउंटेंट, यही डिटेल्स हमें एप्लीकेशन में फीड करना है। अभी आप बोलोगे कि फिर ये इतने एंट्रीज वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैं और एक दिखाता हूँ तुम्हें चीज़, ये इसलिए क्लियर चीज़ें करा रहा हूँ कि एंट्री समझने के लिए भी वो डायरेक्शन से देखना है हमें, वहाँ पे डायरेक्शन क्या है हमारा। मैंने डाउनलोड करके रखा था डेटा, एक्सेल शीट कहीं पे है। इंस्टीट्यूशनल देखो, हेज फंड और म्यूचुअल फंड में कुछ फर्क है नहीं है, म्यूचुअल फंड गरीब लोगों के लिए है, हेज फंड अमीर लोगों के लिए है, इतनी ही बात है। यस, वही रहेगा, क्योंकि वो उसी के लिए होता है। हेज फंड का मतलब देखो, हेज फंड में कौन लोग होते हैं, अभी अगर हेज फंड की मैं बात करूँ तो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज इन योर अकाउंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन हेज फंड इन इंडिया एटलीस्ट। इफ यू हैव 1 करोड़ सो यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी हेज फंड। तो हेज फंड कुछ अलग नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पैसा एक समझो कि आई एम ए हेज फंड मैनेजर, सो यू विल प्रोवाइड मी एक्सेस ऑफ योर 1 करोड़ रुपीज, और आप बोलोगे कि ये जो पैसा है 2 साल के लिए फिर 3 साल के लिए, यू विल हैव टू मैनेज इट, दैट्स इट। सो इफ यू आर एबल टू generate the 20 or 30% return, then I'll give 50% commission or 30% commission from that profit. You can offer that. हाँ, तो इसलिए तो देते हैं ना, इसलिए तो देखो फंड मैनेजर का जो हेज फंड मैनेजर होता, हेज फंड होता है, रिस्क वाइज जो देखा जाता है तो बहुत कम रिस्क उसमें होती है, एंड रिटर्न वाइज बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, क्योंकि उस पर पैसा देके, जैसे कि देखो यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन, विथड्रॉल, रिडम्पशन जो होता है ना म्यूचुअल फंड में ज्यादा तौर पर होता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा है। अभी मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में, मैं कभी भी वो रिडीम कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज ओपन एंडेड स्कीम। तो ये जब पैसा जब मैं विथड्रॉल करूंगा तो फिर वो दूसरा कोई इन्वेस्टर देखना पड़ेगा फंड मैनेजर को, म्यूचुअल फंड मैनेजर को, फिर उसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये परचेस कर ले, जब वो परचेस करेगा तब जाके उसके पास पैसा आएगा, यही चीजें होगा ना, इसलिए देखो काम काम कुछ अलग नहीं होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग काम के बारे में मत ही करिए, बट देखो एक्टिविटीज मैं बोलता हूँ,
जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज होते हैं वही सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगा, बट जो कैपिटल होगा, हेज फंड का जो कैपिटल होता है वो बहुत ज्यादा होता है देन दी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की स्कीम जैसे कि सपोज इफ देयर इज अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम विच इज अराउंड लाइक 1000 करोड़, बट हेज फंड की होगी 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। नंबर ऑफ इन्वेस्टर वुड बी लेस इन हेज फंड इन्वेस्टमेंट, but in a mutual fund number of investor would be very high, क्योंकि because their mutual fund is allowed investment from retail investors as well with minimum rupees 500 or 100 or 200, so there is no limitation and restriction. So that is what you can see. And when you see the number of investor high, then you can see the withdrawal and redemption activity is also very high. जब विथड्रॉल और रिडम्पशन ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट में, तो यू विल हैव टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड इनफ कैश इन योर अकाउंट एज वेल. So you cannot utilize 100% cash in investment activities. So always you will have to reserve almost 20% cash in your account. Just because of this withdrawal and subscription. इसलिए तो ज़्यादा जनरेट रिटर्न्स वगैरह जनरेट करने में दिक्कतें आती है. तो ये है डेटा. So I'll show you that. See this. ये एक हेज फंड का डिटेल्स है. ये कौन सा हेज फंड है? मनी मार्केट ट्रेड्स में जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली पैसा गया है पूरा, ठीक है. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये देखो, नेम ऑफ द सिक्योरिटी है TREPS. आइजिन मैंने यहाँ पे नहीं लिए ताकि किसी आइजिन वगैरह थोड़ा सा सेंसेशनल होता है, तो किसी कंपनी के मतलब किसी एप्लीकेशन के साइट से मैंने एक्सपोर्ट करा है, ठीक है. टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे TRPS, ये मनी मार्केट का ये है, ट्रेजरी है. तो यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी क्या है, बाय. लिस्टेड सेट सिक्योरिटी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मनी मार्केट के जो सिक्योरिटीज होते हैं कहीं पे लिस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है. ये है ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट हुआ. ब्लू चिप कंपनी एक स्कीम का नेम है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करा है. ये म्यूचुअल फंड के साथ डील करता है. देखो एक हेज फंड म्यूचुअल फंड के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है कि किसके साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है. यहाँ पे देखिए ये ओपन एंडेड है. अभी एक अकाउंटेंट के लिए एक एप्लीकेशन में इतना ट्रांसपेरेंसी है. मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट, क्वांटिटी. उसका फेस वैल्यू की मुझे ज़रूरत नहीं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है. प्राइस मीन्स ट्रेडेड वैल्यू, राइट. कितने से वो ट्रेड कर रहा है तो वो प्राइस मैं देने वाला हूँ. एंड अक्रूड इंटरेस्ट इवन, क्योंकि ये अगर ये बॉन्ड है तो अक्रूड, या फिर कोई ट्रेजरी है तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह देना होता है, या फिर ये डिस्काउंट रेट पे होता है. तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स दैट यू कैन सी विद द डिफरेंट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये है वैल्यू. इतनी वैल्यू मुझे बाय के लिए पे करनी होगी एंड उतनी मुझे क्वांटिटीज मिलेंगे. अगर आप शांकली अगर ये अकाउंट के टर्म से आप देखोगे, इसमें अकाउंट के अगर आप कुछ बाय करते हो यानी कि आप इस ट्रेड में पार्टिसिपेट हो, तो आपको आइडियली क्या होना चाहिए? यू शुड receive this quantity, order quantity means almost 1898 rupees unit that you are entitled to receive it, and with this price or rate that I can say. And again, so this amount will be debited from your account and it will credit to this. ये जो है ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग का प्रोजेक्शन इनके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि स्कीम ये लोग हैंडल कर रहे हैं. या फिर जहां से उन्होंने परचेस करा है इक्विटी या फिर शेयर्स, उनके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा. वो हम क्रेडिट करते नहीं बैठते हैं. एज अ अकाउंटेंट इतनी ही एंट्री करनी है हमें पोस्ट. बाय सेल ट्रेड की एंट्रीज मारते रहो दिन भर. यानी मार्केट टाइप एक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यानी कि एज ए प्रोसेसर ये मैं एक फंड अकाउंटिंग के टीम में काम करूंगा तो ये एंट्रीज मारते बैठूंगा. तो इसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है, एक तो ट्रेड सेटलमेंट कहा जाएगा या फिर ट्रेड प्रोसेसिंग कहा जाएगा. इसमें चैलेंजेस वगैरह क्या होते हैं अगर आप बात करोगे तो इसमें चैलेंजेस एक ही, कभी ट्रेड अमेंडमेंट लेट एंट्रीज पोस्टेड होती है, या फिर जो डेटा जो आया है फ्रंट ऑफिस से इनकरेक्टली आया है, या फिर फंड मैनेजर ही एक्चुअली भेजता है तुम्हें, क्योंकि फंड मैनेजर ट्रेड करता है ना ये पूरे, ये फंड मैनेजर डिटेल्स भेजेगा आपको. तो डेटा कभी कभार इनकरेक्टली आता है, या फिर लेट एंट्रीज पोस्टेड होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं. तो ये हमें एक्चुअली ये वर्क करना होता है एज अ अकाउंटेंट. ये जो होता है, जो डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे
ये रूल्स है जो एप्लीकेशन में बिल्ड किए गए हैं, डेवलप्ड डिप्लॉय ऑलरेडी किए गए हैं। तो सिर्फ हमें अमाउंट डालनी है, बाय है तो बाय के अमाउंट डाल दो, सेल है तो सेल की अमाउंट पुट करो, सिंपली दैट सिस्टम विल कैलकुलेट एवरीथिंग एंड दैट गिव यू आउटपुट और रिजल्ट इन द नेक्स्ट कॉल। क्या बाय हुआ, क्या सेल हुआ, क्या हुआ। एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में डेबिट साइड और एक्सपेंसेस के टैब में ऐड करना है, सिर्फ एक्सपेंसेस के टैब में। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के टैब में ऐड करना है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा आपको। यही काम आपका है अकाउंटेंट। तो ये एंट्रीज है, तो एंट्रीज अगर समझ में नहीं भी आ रहे तो डोंट वरी, वहां पे कुछ एग्जैक्टली इधर जो एसओपीज वगैरह, see, I have worked. See, now I'm working in a trade processing team or trade settlement team. Okay, with one of the entity, and even I have worked on fund accounting processes, different fund accounting processes as well. So I know that. So in the end, see, eventually we are just making the entries or adding the input in the system. That is the accounting. हाँ, जो कोर अकाउंटिंग, अगर उसके आगे अगर मुझे इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज द क्रिटिकल पार्ट इन द एंटायर अकाउंटिंग हेज फंड अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज अ कैलकुलेशन पार्ट एंड calculation, it means accruals calculation part, accruals calculations and reportings, right? So that is something that you can see tricky and difficult to calculate it, because there are two standards that we maintain while calculating the accruals or preparing the accounting reports. One is cash standard and second is accrual based accounting standard. तो उसमें थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह है, उसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कंसिडर करते हैं, डिविडेंड। Even there is also application, but we should know that, that's it. We should know means what is the, the way or how we calculate it, and जो application वो भी calculate करके देगा. So you will have a two data points like Bloomberg calculate interest or dividend or everything, income, or even the, if you're working on a loan process, even for that matter Bloomberg provide that accrued interest for loans as well. So you need to verify your details, your system details with Bloomberg or Yahoo Finance or other the sources what they refer, or accounting platforms what they refer. Just you need to reconcile the details with that particular system, that's it. यही accruals के लिए भी यही होता है, but you should know how we can calculate it, or what are the rules, or what is the other technical or tactical things we consider to calculate it. We should know that, that's it. यहाँ पे मतलब ऐसे कुछ डिफिकल्ट चीजें कुछ है नहीं है। हाँ, अभी और क्या जाके आगे, इसके आगे क्या होगा, definitely the KPMG and other auditing firms actually they do the accounting. Their their chartered accountants, they prepare the particular financial report for the individual HNI investors and other hedge fund houses, कि उनका बैलेंस कितना है, उनके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, एसेट कितने, लायबिलिटीज कितने हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होगा उनका एसेट्स कितना है. एक्चुअली दे डू द अकाउंटिंग, बट हियर इन द हेज फंड अकाउंटिंग और म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस 75% work would be like data entry work that we do, but we should know what we are doing and all, so just to avoid any potential risk which is involved in a particular transaction. यही लॉजिक है उसका, यही मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आप भी काम किए रहेंगे, आपने भी काम किया रहेगा, आप भी काम करते रहेंगे. आपने अभी नाउ आई थिंक यू हैव अ ट्रांसफर एजेंसी एक्सपीरियंस. आप ट्रांसफर एजेंसी में करते क्या थे? ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रेड ही देखो, ट्रांसफर एजेंसी का मतलब है कि आप शेयर्स जो भी है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हो, वैल्यू ट्रांसफर करते हो, एज सिंपल एज दैट. बाकी कुछ है ही नहीं, बट नाम थोड़ा सा अलग, अरे ट्रांसफर एजेंसी बोला है वहां पे. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंट नेम. फंड अकाउंटिंग में भी यही होता है. अभी अगर एंट्रीज आपको नहीं समझ में आती तो उसमें लॉजिक कुछ है नहीं है. ये जो एंट्रीज बाय एंड सेल इतना ट्रांसपेरेंट हुआ है, वो चीज सिर्फ आपको ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन. अभी देखो नीचे चलते हैं, छोड़ो ये एंट्रीज तो छोड़ो, वहां पे ये तो एसओपी है. देखो यहाँ पे एक्सपेंस अक्रूवल्स बोला, ये जनरल एंट्री देखो, ठीक है.
एक्सपेंस अक्रूवल्स का मतलब क्या है? अक्रूवल्स का मतलब क्या है? विच हैज बीन अनाउंस और डिक्लेयर बट एट टू पेड और एट टू रिसीव्ड. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अक्रूवल्स और रूल्स ऑफ अक्रूवल्स, राइट? So expenses is the debit, sorry, expenses is the nominal account that categorized as a nominal, right? Nominal account. So here you can see directly they have mentioned debit the expenses, credit the expense payable. बट जो पेबल किसको करने वाले हैं, या फिर ये जो हमने आउटस्टैंडिंग है ना, ये आउटस्टैंडिंग मीन्स वी आर एट टू पे. अगर चलो नॉर्मली अगर हम रेंट पे करते तो क्या एंट्री होती है? इफ यू पे रेंट टू आवर ओनर, सो व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री? जस्ट टेल मी. रेंट अकाउंट डेबिट टू ओनर्स अकाउंट, यही होगा शांकली? am I right? So we all are same. Okay. So here यहाँ पे भी क्या लिखा है उसने? अक्रूल एक्सपेंसेस अक्रूवल है, मतलब अभी तक वो डिक्लेयर हुए, पे नहीं हुए. अगर ये बोलता ना कि एक्सपेंसेस पेड, अगर एक्सपेंसेस पेड बोलता तो क्या होता? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता सिंपली. या फिर किसको अगर उसने पे किया है, यानी कि समझो कि एक्सपेंसेस ये मैंने हेज फंड मैनेजर की सैलरी पे करी है, तो सैलरी एक्सपेंसेस है, तो मैं क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू फंड मैनेजर अकाउंट, क्योंकि हेज फंड मैनेजर अकाउंट यही होगा. तो ऐसे ही चीजें वर्क करती है. कुछ कुछ चीजें जो है, कुछ कुछ एंट्रीज जो है अकाउंटिंग की, उसमें थोड़ी से टैक्टिकल थिंग्स उन्होंने मतलब डिफिकल्ट बनाया है उन चीजों को. उस पर कोई अभी सोल्यूशन तो है नहीं है, वो वैसी की वैसी रीड करनी पड़ेगी. कुछ एंट्रीज आपको बहुत ईजी. अभी ये देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस वहां पे लिखा है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंसेस इट्स एन एसेट फॉर अस, right? Because we paid that expenses for a next accounting period, and in the rules of accounting that there is a provision like we cannot count expenses which has been paid for a next accounting period in the current books of account. Am I right? So all the expenses and income should be recorded only for that particular period, accounting periods in that particular accounting books. अगर मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 19-20 की, तो 19-20 में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उतने ही रिकॉर्ड होने चाहिए, इनकम भी उन्हीं पीरियड का ही रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 2022 तक के लिए एक्सपेंसेस करके रखे, ये कौन से केस में होता है? हो सकता है कि चलो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, राइट? यूजुअली वी डू दैट फॉर अ नेक्स्ट 2 to 3 years वी सब्सक्राइब इट. जैसे कि अभी मानो मैं कोई इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, ये वेब होस्टिंग वगैरह होता है ना. अगर मेरा कंपनी का पेज है, हेज फंड का मैंने पोर्टल बनाया, तो मैं क्या करूंगा? 1 साल का तो नहीं लूंगा, मैं 4-5 साल का लूंगा आगे का. बट 4-5 साल के आगे के एक्सपेंसेस में इस साल के अकाउंटिंग में नहीं मेंशन कर सकता ना. बट आई हैव पेड दैट एक्सपेंसेस, सो दैट इज वी कॉल लाइक those are prepaid expenses for a next accounting period. So whatever prepaid amount would be there, that would be asset for us. So that is what we show like asset side of a balance sheet. तो यहाँ पे उसने मेंशन करा है, बट मैंने कैश पे करा है. अगर कैश मेरे अकाउंट से गया है, राइट, बट इवन प्रीपेड एक्सपेंसेस आल्सो दैट इज एक्सपेंसेस, सो दैट इज व्हाट आई हैव शोन टू द डेबिट साइड. तो ये होता ही है, ये ऐसे अकाउंटिंग वर्क करता है यहाँ पे. ये प्रॉपर एसओपी जो है, एक प्रोसेस की एसओपी है. कुछ एप्लीकेशंस के नाम भी है, मैंने वो निकाल दिया है, आई कैन नॉट शो दैट. ठीक है, शांकली को मैंने भेजा था, उसमें एंड पे स्क्रीनशॉट भी है एक कंपनी का, मैं वो हाईलाइट नहीं करूँगा यहाँ पे. देखा है ना आपने क्यों कैसे दिखता है? अगर आप इंडिविजुअली मुझे कॉल करो फिर भी मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, तो आप वहीं पे मैं दिखा दूंगा. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले.